अलावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे और आज का सबसे अहम टॉपिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिनका जलसा आज एक बार फिर मुलतवी मंसूख हो गया है और 2 महीने के अंदर दूसरी बार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ये जलसा मुलतवी मंसूख कर रही है। पहले 6 जुलाई की तारीख आई थी और एंड टाइम पे उस जलसे को कैंसिल कर दिया गया। फिर 22 अगस्त का एक बहुत धूम धड़क्का था, बहुत फैनफेयर था, पॉलिटिकल फैनफेयर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन अचानक सरप्राइज के तौर पे आजम सवाती और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सवेरे अनाउंस कर दिया आज के ये पीटीआई का जलसा नहीं होगा। और इतना सरप्राइजिंग था कि पीटीआई की अंदरूनी क़यादत इस पर फट पड़ी, उनके लिए भी सरप्राइजिंग था। सो मच सो कि जो अपोजिशन अलायंस है उनके अपने लिए बहुत सरप्राइजिंग था और इससे कारकुनान तो मायूस हुए, नाला हुए। लेकिन अलीमा खान बानी पीटीआई, इमरान खान की हमशीरा, वो जिस तरह से फटी अपनी ही क़यादत के ऊपर और एक ट्विटर स्पेस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, टेक अ लिसन। कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम सवाती मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा जी। और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती, इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। अलीमा खान इल्ज़ाम लगा रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे आज तरनौल का जलसा मुलतवी किया गया है। गोया पार्टी की क़यादत को अपनी ही क़यादत पे एतबार नहीं है और अदम एतमाद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार की फ़ज़ा, अदम एतमाद की फ़ज़ा तो नज़र आती है, लेकिन ये सिर्फ जमात के अंदर नहीं बल्कि अपोजिशन अलायंस के दरमियान भी यही सिचुएशन क्रिएट हो गई। सो मच सो कि महमूद अजगज़ई जो कि इस अपोजिशन अलायंस के सरबरा हैं वो नाराज़ हो गए। कारकुनान नाराज पीटीआई के, कारकुनान मायूस, कारकुनान नाला, क़यादत एक दूसरे से नाराज़ और अपोजिशन अलायंस भी एक दूसरे से नाराज़ और अदम एतमाद। अजगज़ई साहब ने कहा कि मुझसे पूछे बगैर ही आज का जलसा मुलतवी कर दिया गया और इजलास बुला लिया था अजगज़ई साहब ने तमाम अपोजिशन अलायंस का, और उसमें पहले पीटीआई को शिरकत की दावत नहीं दी, बाद में दावत दी और फिर अपोजिशन अलायंस के बाकी रहनुमा माइनस पीटीआई वो तरनौल जलसागाह पहुँच भी गए। तो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की एक फ़ज़ा और बहुत ही इंतशार की फ़ज़ा आज ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बल्कि ओवरऑल अपोजिशन अलायंस में नज़र आई। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ चंद घंटे पहले तक बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि अगर एनओसी कैंसिल हो भी गया है, इंतज़ामिया परमिशन नहीं भी दे रही, फिर भी जलसा हो के रहेगा। पीटीआई लीडरशिप के बयानात भी थे, ट्विटर पे ट्रेंड्स भी चल रहे थे, किसी का बाप नहीं रो सकता, अगर हमने जलसा ना किया तो हम चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएं, ट्रेंड चलते रहे कि जलसा तो हो के रहेगा। जरा टेक अ लिसन, टेक अ लुक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के जलसे के हवाले से सिर्फ चंद घंटे पहले तक क्या कुछ क्लेम कर रही थी। अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक दे, टमाटर मस्त कलंदर होने दो, इंशाल्लाह ठीक चौक में जलसा होगा। ये लाख एनओसी कैंसिल करे, जलसा होगा। अगर ये जलसा हम नहीं कर सके फिर हमें चूड़ियाँ बैठ के घरों में बैठना चाहिए। ये जितनी रुकावटें डालें, ये जितने रखने डालें, ये जितने बहाने बना लें, जलसा तो हर सूरत होना। मैं ये वादे पैगाम दे रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तरनौल चौक पे पहुंचे। एनओसी तो कैंसिल कर दिया है, जलसा इंशाल्लाह कैंसिल नहीं होगा। जलसा तरनौल चौक के मुकाम पे जरूर होगा। कल बहुत बड़ा जलसा हो रहा है।
आपने अगर हद डाले और कोई रास्ते की कोशिश की कि रास्ता रोकेगी तो तमाम जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कल इंशाल्लाह जलसा होगा, ये ना दे इजाजत। अली अमीन भी आएंगे, पूरा पंजाब भी आएगा। आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ ये जलसा हर सूरत में होगा। सो ये तो सूरत हाल थी। अब इस सूरत हाल पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दिया है? और जो हालिया गिरफ्तारियां हुई हैं, खासतौर पे जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और उसके बाद होने वाले डेवलपमेंट्स, क्या इसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के सामने टक्कर लेने के मूड में नहीं है? मूड में ही नहीं, सकत में भी नहीं है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो अंदरूनी इंतशार है, खलफशार है, जो टूट फूट है, जो बिखराव है, जो शराजा बिखर गया है, इसका इम्पैक्ट अब क्या होगा जमात के अंदर भी और ओवरऑल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे भी? और अगर हालात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अच्छे नहीं हैं तो हुकूमत के भी कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हो गई है। एक दफ़ा फिर जो बैटल ग्राउंड है पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी के जो MPAs हैं उनको सुना नहीं जा रहा। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से पीपल्स पार्टी को शिकायत हैं और ये इतनी बढ़ गई हैं एक बार फिर, सिर्फ बिजली के बिलों पे मिलने वाले रिलीफ के हवाले से नहीं, बाकी मामलात के हवाले से भी, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब बिलावल भुट्टो को दावत देने लगे हैं, उनके साथ बैठेंगे और उनके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात को हल करेंगे। इन्हीं सारे मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे पास तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं बिलाल अजहर कियानी साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्वाइन करेंगे मरकज़ी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं और सिंध के वज़ीर हैं, लेबर के और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, और कराची पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं सईद गनी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, बड़े ज़बरदस्त। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर रही है? और पीटीआई अलीमा खान ने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ये जलसा मुलतवी किया गया, तो अपनी ही क़यादत पे अदम एतमाद, ये हो क्या रहा है पीटीआई के अंदर? इसमें देखें ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपने जैसा हवाला दिया कि 6 जुलाई का ऑलरेडी एक जलसा कैंसिल हुआ था, और 8 फरवरी के बाद जो सिचुएशन चल रही है कि पंजाब में हम प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं मगर अभी तक हमने एक साइजेबल नंबर में जलसा नहीं किया, जिस वजह से एक नेचुरल सा प्रेशर तो है लीडरशिप पे, हम कहें कि प्रेशर नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह से जिस बुनियाद पे फैसला हुआ, देखें उसमें 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक तो 8 सितंबर का NOC मिल चुका हुआ था कि 8 सितंबर की बाकायदा इजाज़त आपके पास मौजूद है, या तो लीडरशिप डिसाइड करती कि जी ये इसी तरह से करना है, अवामी प्रेशर पे करेंगे, जो भी होता है, टेयर गैस होता है, शेलिंग होती है, लड़ाई होती है, उस तरह से कर लें। और दूसरा एक जो एलिमेंट जो प्रिवेल कर रहा था वो आज की जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग अब भी चल रही है, वो सामने रख के, क्योंकि देखें वो भी एक बहुत सेंसिटिव मामला है, वो इस तरह का सेंसिटिव मामला है कि उसमें अगर थोड़ी सी भी जो है ना ऊंच नीच हो जाए तो मामला किसी तरफ भी जा सकता है, मुल्क इंतशार का शिकार हो सकता है। तो यही पर्सपेक्टिव लेके आज़म सवाती साहब, बैरिस्टर गौहर साहब गए थे। अब मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे बिलाल साहब मुस्कुरा रहे हैं, शायद आपकी इस तौजीह को कबूल, बिलाल साहब नहीं, आपके कारकुनान भी नहीं कबूल कर रहे हैं इस तौजीह को। मैं उस पे आता हूँ। रेड जोन कहाँ, तरनौल कहाँ, आपका एक अलग जलसा होना है, टाइमिंग डिफरेंट है, वो सवेरे के वक्त कर रहे हैं, आपका शाम को जलसा होना है। देखें गुस्सा बिल्कुल वर्कर का बजाय, क्योंकि देखें 6 जुलाई को भी जलसे के लिए वर्कर ने भरपूर मूवमेंट की, और अभी भी देखें कोई लीडरशिप नहीं आवाम को ला रही थी, लोग खुद से निकल के आ रहे हैं। अगर सवाबी का जलसा हुआ है तो उनको लीडरशिप ने नहीं क्राउड भरा, लोग इस वक्त खान की ज़ात के लिए निकल रहे हैं, खुद से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक मैसेज करने की देर होती है, लोग कहीं से भी निकल आते हैं, और तरनौल कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसको भरने का मसला हो, कोई उस तरह का हो। देखें इन चीज़ों को देख के जो है ना ये क्या एस्टैब्लिशमेंट के कहने नहीं, अब
اس وقت جس چیز پہ میں آ رہا ہوں کہ اس وقت جو سارا فوکس ہو گیا نا کہ وہ جیسا کہتے ہیں نا ڈونٹ کل دی میسنجر, ٹھیک ہے, اب میسنجر پہ سارا بوجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ سارا بلیم ڈل رہا ہے, کر رہا ہے, مگر صورتحال آپ کے لیے حیران کن ہے کہ سویرے 7:30 بجے اعظم سواتی کی ملاقات اچانک عمران خان. دیکھیں اس میں دیکھیں لیڈرشپ کو خود اس چیز کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا, یہ کل ہی کر سکتے تھے, یہ دونوں فیکٹرز تقریباً ان کے سامنے تھے. چلے این او سی آج ملا 8 کا, مگر یہ دینی ایلیمنٹ کل بھی تھا. اگر لیڈرشپ یہ خود سے اپنے اوپر لے کے ڈیسائیڈ کر لیتی تو یہ ایک بہتر کال ہوتی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جس طرح سے سوشل میڈیا اور ورکر چارج ہے نا, وہ دو دھاری تلوار ہے. وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلتا ہے وہ اپنی طرف بھی چلتا ہے, جس وجہ سے لیڈرشپ تھوڑی سی انڈرمائن ہوئی ہے, جس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے دوبارہ سے خان صاحب کی طرف رجوع کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ کریں. حالانکہ لیڈرشپ کو غلط فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, انہیں ایفرٹ کر کے یہ فیصلہ اپنے کندھوں پہ کرنا چاہیے. لیکن آپ لوگوں نے تو اپنی دیگر قیادت کو, اپنے کارکنان کو اعتماد میں لینے کے علاوہ اپوزیشن الائنس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. اچھا صاحب الگ بھی چلے گئے ترنول. ہاں جی, اچھا اس میں ناصر عباس صاحب چلے گئے. بالکل, میں کل علامہ صاحب میں اکٹھے تھے, میں وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ تو انہوں نے اپنا ٹرپ ڈیلے کیا ہوا تھا. ان کی بیگم اس وقت آلریڈی نجف میں ہے اور انہوں نے کہا میں 22 کے جلسے کے لیے اسپیسیفکلی رکا ہوں. اب یہ اس میں ہمارے اینڈ پہ بالکل لیپس ہے. دیکھیں جب آپ الائنس کے امام حسین کے لیے زیارات پہ وہ جانا تھا انہوں نے, اور وہ اسپیسیفکلی, ہاں جی بالکل بالکل, یہ آن ریکارڈ ہے, بالکل نہیں مس نہیں ڈیلے کی. وہ انہوں نے 22 کے بعد کہا کہ میں یہ آپ کا اٹینڈ کر کے جاؤں گا, تو وہ ان کی بالکل, اس لیے ہمیں بالکل. اور جب آپ الائنس میں, یہ بالکل جب الائنس میں چل رہے ہوتے تو ہمیں اس چیز کو ٹیک کیئر کرنا. اور زیادہ مناسب یہی ہوتا اگر صبح نہیں, اگر زیادہ مناسب یہی ہوتا کہ آج صبح جا رہے تھے تو کم از کم الائنس کا ایک ریپرزینٹیٹیو ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو یہ ساری غلطیاں کس کی؟ یہ دیکھیں اب یہ تو اب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو نے صبح ڈیسائیڈ کیا جانے کا کہ صبح انہیں کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے, کیونکہ الائنس کا باقاعدہ کوارڈینیٹ ہے. ویسے ملاقاتیں ان کی پہلے تو ہوتی نہیں. اب دیکھیں وہ ایز اے میسنجر گئے, میں نہیں سمجھتا کہ اب سارا, اب دیکھیں اب یہ تو قیادت بہتر بتا سکے گی, مگر ہے کہ اب سارے کا سارا بوجھ ہم اعظم سواتی صاحب پہ ڈال دیں. نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا مارجن لیڈرشپ کو دے. دیکھیں باؤنس بیک کریں گے, کرٹیسزم بھی تو دیکھیں نا بے انتہا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ ٹائٹ سپاٹ میں ہے. بلال اظہر کیانی صاحب آپ لوگ بڑے خوش ہیں. نہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, فرسٹلی حالات آپ لوگ کے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اندر سے. نہیں الحمدللہ, ہماری پی ٹی آئی کے برے ہیں تو آپ کے بھی اچھے نہیں ہیں. سب خیر ہے جی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیے ایک تو میں نیازی صاحب کے کینڈر کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بات سپن نہیں کی, تو میں تو بلکہ چاہ رہا تھا کہ کوئی بات کریں اکثر کہ کوئی دفاع کرنے کی جس کی ہم تردید کر سکیں, مگر انہوں نے سارا اعتراف خود کیے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو کل شام کے ٹاک شوز بھی یاد آ رہے ہیں, کیونکہ میں کل شام اسی موضوع کے اوپر ہم نے بہت بحث کی. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. کیا کیا باتیں سنی, یہ کل شام کی بات ہے جی. مجھے تو کل شام میں نے کوئی 3 ٹاک شوز کیا کیا دعوے تھے, اور وہ بات 12 گھنٹے نہیں ٹھہری. ہمارے شوز 8-9 بجے شام کو ختم ہے, صبح 7:30 بجے تک وہ جھاگ بیٹھ چکی تھی. بات یہ چھوٹی عید سے پہلے آپ کو یاد دعوے کیے این او سی تو آپ لوگوں نے کینسل کر. نہیں وہ میں اس پہ آتا ہوں, میں اس پہ بالکل آتا ہوں. تو ہم تو اس وقت بھی این او سی کا ذکر کر رہے تھے نا, وہی دلیل دے رہے تھے. اس ٹائم پہ تو کہا تھا جی یہ ہے اس کی نیت, چھوڑیں گے نہیں, کریں گے نہیں, جلسہ ہو کے رہے گا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور میں اس پہ بھی آتا ہوں. مگر پہلی بات یہ کم از کم چارج تو ہے نا ان کے لوگ. جی آپ کی طرف سے تو جلسے جلوس 1 اکتوبر کا ہوا, اس کے بعد پھر سب کچھ مجھے ذرا ایک دفعہ گزارش تو کرنی دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے چھوٹی عید سے پہلے بڑا اعلان ہوا کہ چھوٹی عید کے بعد آپ دیکھیے گا جب غفیر ہوگا ملک کے کونے کونے میں. چھوٹی عید آئی گزر گئی, بڑی عید سے پہلے پھر اعلان ہوا, آپ دیکھیے گا بڑی عید کے بعد اس ملک میں چلنے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بڑی عید آئی گزر گئی. وہ سکڑ کے ایک دری کی صورت میں بھوک ہڑتال کیمپ جو آپ نے پارلیمنٹ کے باہر دیکھا تھا نا, وہ سکڑ کے وہ بن کی جہاں پہ 2 یا 3 لوگ شاید ایک وقت میں بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ بھوک ہڑتال کا ڈائٹ پلان زیادہ تھا. لنچ کے بعد اس کا آغاز ہوتا تھا, ڈنر سے پہلے اس کا اختتام ہو جاتا تھا. تو دیکھیے ان کے جلسوں کی یہ حیثیت ہے. آپ نے خود گنوایا, آج علیمہ خان صاحبہ کا بیان آپ دیکھ لیجیے, وہ علیحدہ تنقید. علی امین گنڈا پور صاحب کے علیحدہ بیانات چل رہے ہیں. وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو 5-5 ہزار روپے بھی بانٹ رہے ہیں جلسے پہ جانے کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے اچکزئی صاحب کا علیحدہ سن لیا کہ ان کے جو تحریک ہے اس کا صدر نے اس کو بنایا. پہلے مرحلے پہ ہم نے بھی تحریکیں چلائی ہوئی ہیں, ساری جماعتوں کے ساتھ لے کے چلائی ہوئی ہیں جی. تو پہلے مرحلے کے اوپر ہی ان کے اب صدر جو ہیں وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں, صبح 7:30 بجے جا کے اعلان کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ ہی یہ پولیٹیکلی آرگنائزڈ ہے,
یہاں پہ اس جماعت میں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. اب میرے بھائی نے بات کی کہ یہ لیڈرشپ کو خود کرنا چاہیے تھا. لیڈرشپ کون ہے آپ مجھے بتائیے. ابھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کون ہے باہر؟ اور یہ گروپس بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنے گروپس ہیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل یہاں سے اگر عمران خان جیل میں ہیں تو آپ کی طرف سے نواز شریف بھی خیر حاضر ہے مستقل. نہیں, سیاست کے پس منظر میں نواز شریف صاحب بالکل حاضر ہیں جی. اور نواز شریف صاحب بالکل اپنی دونوں حکومتوں کی نہیں, آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ابھی دیکھیے عوام کو 14 روپے فی یونٹ کی بجلی کے ریلیف کا جو اعلان کیا ہے نواز شریف صاحب نے, which became so controversial. We have to go to سعید غنی صاحب. جی اینڈ وہ دیکھیے معاملہ سیٹل بھی ہو گیا, اس میں there is no controversy. عوام کو بجلی کے بلوں کے اندر 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا گیا ہے, اور ایک ایسی مثال قائم کی گئی ہے جو دوسرے صوبے اگر چاہیں تو اپنے وسائل میں سے وہ چاہیں تو اپنے وسائل میں سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب جہاں پہ عوام کے ایشوز کی بات ہے وہاں پہ اپنی دونوں حکومتیں, چاہے وہ وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو, چاہے وہ صوبے پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہو, دونوں کی پرفارمنس کا جائزہ بھی لیتے ہیں, دونوں کو عوام کے ریلیف کے اقدامات اٹھانے کے لیے ہدایات بھی دیتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ اور ایک اور بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا, جو بات ان ساری خبروں میں دبی ہے وہ کل عمران خان صاحب نے جو اعتراف کیا ہے کورٹ میں رپورٹرز کے سامنے کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو تھا جس میں کیبنٹ میں جو انہوں نے اپروول دیا تھا, جس سے ملک ریاض کے جو سیٹلمنٹ کے پیسے, جو عوام کے پیسے تھے وہ ملک ریاض کی جیب میں واپس ڈالے گئے تھے, وہ عمران خان نے کیبنٹ سے اپروو کروائے تھے. وہ عمران خان صاحب نے کل کورٹ میں کہا کہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کے کہنے پر ہی کروائے تھے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ان کی اور ساری خبروں میں دب گئی ہے, مگر یہ بھی بہت بڑا اعتراف ہے. کل ہم اس پہ پروگرام کر چکے, ہم نے اس پہ بات کی, آج آپ نے اس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دیا. اس پہ عمیر صاحب سے بالکل سوال کریں گے, بٹ آپ جواب کمپلیٹ کیجیے. تنال گو ٹو سعید غنی صاحب. جی تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جماعت آپ کی, ان کی حالت آپ کے سامنے ہے. خان صاحب کی اپنی حالت یہ ہے کہ کہتے ہیں کبھی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر کہتا ہے اب آپ نیوٹرل ہو جائیں, پھر کہتے ہیں فوج مذاکرات کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کر دے. تو خان صاحب اب بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں, اور ان کو اب شاید فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی بیانات, نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ آپ سے ریلیٹڈ معاملہ, مگر فیض حمید صاحب کے اوپر بھی انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے. اوپن کورٹ ٹرائل کیا جی حالانکہ آپ سے پوچھا کس نے آپ کا کام کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں فیض حمید صاحب کو اس لیے پکڑا گیا ہے تاکہ مجھے پکڑا جائے. یا تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے, یا تو ان کو کسی حقیقت کا پتہ ہے جو کہ ان کو پتہ ہے کہ کل اب یہاں ہونے لگی ہے, اس لیے وہ اس پہ اسی طرح کھیلنا چاہ رہے ہیں جس طرح پہلے سائفر پہ کھیلے تھے اپنے بقول خود. تو دیکھیے یہ بالکل ایک تتر بتر معاملہ ہے. جہاں تک ان کے جلسے کی بات ہے جی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انتظامیہ نے بالکل کل سیکیورٹی کی بنا پر ایک منسوخ کی تھی, اور اب آج شاید ان کو ایک نئی ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے. مگر اس ٹائم جب ہم نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی جلسہ ہو کر رہے گا, آپ بدنیتی پہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں وہ کریں, اس لیے آج اس کو آپ یہ بہانہ نہ بنائیں. 8 ستمبر کو یہ آپ کو جلسہ کر کے دکھائیں گے. نہیں میں تو چاہتا ہوں, میں فریدہ صاحبہ میں آپ کو honestly بتاؤں, عوام the country has bigger issues than عمران خان and their جلسہ. میں ایز اے سیاسی, میری اچھا اس پہ میری گزارش سن لیجیے, میں بطور سیاسی ورکر خود چاہتا ہوں یہ اپنا شوق پورا کریں, بلا وجہ کی خبر بن جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو جائے گا, جس طرح ابھی تک دعوے ہوتے رہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے. مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ کو کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا آئینی حق ہے پرامن احتجاج کرنا, اللہ تعالیٰ پاکستان کو پی ٹی آئی کے پرامن احتجاجوں سے بچائے. ہم نے پچھلے 10 سال میں بہت سارے پرامن احتجاج پاکستان نے بھگت لیے, اس کے نقصانات بھی ہوئے, 9 مئی بھی ہو گیا, سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں بھی لٹکائی گئیں, پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملے بھی ہوئے, ڈی چوک پہ قبریں بھی کھودی گئیں. تو اس لیے اس جماعت کا بھی بار بار اس طرح کے این او سیز اور اجازتیں لے کے اس کی دھجیاں اڑانے کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے, پولیس والوں کا سر پھوڑنے کا بھی. چارج شیٹ آپ نے لگا دی تو عمیر صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے. پروگرام میں ڈسکشن ابھی جاری ہے, کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں, بٹ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئی بریک اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سعید غنی صاحب, اس ساری صورتحال پہ آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سوال میرا آپ سے اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ پیپلز پارٹی بار بار کی ناراضگی, آخر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے چاہتی کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات بھی اچھے نہیں ہیں, لیکن اتحادی حکومت کے بھی معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. پہلے 14 روپیز کی ریلیف, اس پہ سندھ اور پنجاب کے آپس میں انبن, اب کچھ دیگر معاملات پہ پنجاب کی بیوروکریسی ہو گئی, پنجاب کے دیگر معاملات ہو گئے, اراکین پنجاب اسمبلی کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا, سی ایم پنجاب مریم نواز انٹرٹین نہیں کر رہی معاملات, پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات. پیپلز پارٹی کیا حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے؟ سعید غنی صاحب. ایک تو میں یہ ذرا کریکٹ کر دوں کہ میں اس وقت لیبر منسٹر نہیں ہوں, لوکل گورنمنٹ منسٹر ہوں. شاید آپ نے شروع میں کچھ اور کہا تھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये बात हम बार बार कह चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि PMLN की हुकूमत चूँकि उनके पास इतने नंबर्स नहीं हैं कि वो अकेले से गवर्नमेंट चला सकें या बना सकें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुल्की हालात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया कि हम PMLN की जो गवर्नमेंट बनेगी उनको हुकूमत बनाने में उनकी सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने हुकूमत बनाई। और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होगा हुकूमत को वोटों के ज़रिए, तो हम उनकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करेंगे। ये बात भी रिकॉर्ड पे है कि हमारे कई लोगों ने, हमारे कई रहनुमाओं ने इंतखाबात के फ़ौरन बाद PTI से पहले रब्ता किया कि आपके नंबर ज़्यादा हैं, पहले आप हुकूमत बनाएं और हम चाहते हैं कि हम बीच में बात करें। लेकिन उन्होंने जब बात नहीं करना चाहिए तो जाहिर है कि हमारे पास तो फिर दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था। जाहिर है कि इस मुल्क के निज़ाम को आगे चलाना है, बढ़ाना है, और पीपल्स पार्टी ने माजी में भी इस तरह के बहुत सारे इक़दाम किए हैं कि इलेक्शंस में धांधली के हम विक्टिम भी रहे तकरीबन हर इलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हुकूमतें बनने दी और हुकूमतें चलने दी, और हम अपना जो भी नुक्ता नज़र था उसको हम सामने रखते रहे कि इंतखाबात के निज़ाम को ठीक होना चाहिए। तो ये बड़ा वाज़ेह है। जी जी। जहाँ तक पंजाब हुकूमत के साथ इशू है, देखिए मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत खुद मुख्तार है अपने फैसले करने में, वो जो चाहें फैसले करें, जितनी रिलीफ देना चाहते हैं वो दें। ठीक। जो हमें मजबूरी पड़ी, और जो शायद मैंने सीएम साहब से पहले एक बात कही थी मीडिया टॉक में, सवाल पूछा गया था और पंजाब हुकूमत ने कर दिया, लेकिन अब वो दबाव आ रहा था बाकी तीनों हुकूमतों के ऊपर कि आप भी करें। तो अच्छी बात जाहिर है कि जब एक चीज हमसे पूछी जाएगी कि जी उन्होंने कर दिया आप क्यों नहीं करते हैं जी, तो हम ना करने की वजूहत तो बताएंगे ना कि क्यों हम ये समझते हैं कि पंजाब हुकूमत का फैसला दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कर दिया, ठीक है, वो खुश रहें, लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद वो फैसला दुरुस्त नहीं था। जहाँ उनको फैसला करने का इख्तियार है, वहाँ हमें तनकीद करने का या उसे डिसएग्री करने का इख्तियार है, वो हम कर रहे थे। तो उसको जो है वो इस अंदाज से लिया गया कि शायद हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ाई की बात नहीं है, हमारा उस पर एक मौक़िफ़ है, मैं दोबारा उस तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। वो हमारा अपना एक स्टांस अपनी जगह मौजूद है कि ये 2-3 महीने की रिलीफ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रिलीफ देनी है तो परमानेंट रिलीफ होनी चाहिए और मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली के जो बिल हैं उसमें कमी होनी चाहिए। अब तो सर बिलाल अजहर कियानी साहब भी वही बात कह रहे हैं, PMLN भी वही बात कह रही है कि आप लोग परमानेंट रिलीफ देना चाहते हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद आप लोग खुद मुख्तार हैं, आप लोग दे दें सिंध में परमानेंट रिलीफ जितना दे सकते हैं आप। देखें, जिन चीज़ों में सूबे खुद मुख्तार है वो हम दे रहे हैं। बिजली के बिलों में इजाफा करना और कमी करना वफाकी हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमतों का काम नहीं है। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 2 महीने के लिए कुछ बिलों में रियायत दी थी और 50 अरब रुपए खर्च किए थे। उन्होंने बड़ा क्लेम किया कि जी हम अपने 50 अरब रुपए डेवलपमेंट से निकाल के और लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। अब मुझे बताइए कि उस 50 अरब का क्या इम्पैक्ट आज तक है, तो मुझे बता दें। और ये पहनता, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, उसको छोड़ दें। पंजाब में दिया है वो खुश रहे, हमारा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। नहीं सर, ये अवाम के लिए बहस है ना, जाना नहीं चाहता हूँ, वो वरना इस पर मजीद बात करना मैं टाइम दूंगी इस पर। ये अवाम के लिए बहस है, सईद साहब जितनी मर्जी बहस करें। मैं ये समझता हूँ कि 45 अरब रुपए छोटी रकम है, ठीक, और इस रकम से शायद पंजाब के लोगों को और ज़्यादा रिलीफ डेवलपमेंट के जरिए काम करके जो जिन लोगों को रिलीफ दी जा रही है, मुझे नहीं पता वो कंज्यूमर्स कितने हैं, चूंकि ये एक ब्रैकेट है 2001 से 201 से लेके 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको मिलेगा। पूरे पंजाब के लोगों को ये रिलीफ नहीं मिल रही है। तो वो कितने नंबर्स हैं, कितने लोगों पर खर्च करना चाहते हैं वो हो, लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर सूबाई हुकूमतों के ऊपर ये बर्डन डलना भी है कि हम जी कोई लोगों को बिजली के बिलों में कमी के लिए अपना किरदार अदा करें, तो हमसे बात की जाए कि जनाब आप इतने पैसे दें और हम ये जो IPPs हैं जिनको हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं वो इतने हम सिस्टम से निकाल देंगे, इतनी बिजली सस्ती हो जाएगी और मुस्तकिल लोगों के बिलों में 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये जो बिजली इनको कम मिलना शुरू हो जाएगी, तो शायद उस पर हम राजी भी हो जाएं। लेकिन अब वो एक इनका अपना फैसला है, 2 महीने के लिए वो देते रहे। मैं इस पे नहीं समझता कि हमें इस पे ज्यादा कोई बात। लेकिन सईद साहब, ये जो अनबन है, जो खटपट है पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान, इससे बिजली के बिलों तक महदूद नहीं है। बजट के सेशन में भी आपने कहा कि जी हमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में, पंजाब के इंतजामी मामलात में हमें से दी जाए, हमें स्टेक दिया जाए। वो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि फिर अब पंजाब के मामलात जो है वो खड़े हो गए एक बार फिर से। गरीदा, ये इत्तेफाक की बात है कि जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी उस वक्त जो कमेटी बनाई गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो मैं उसका रुकन था जी। और जो चीज़ें हम दोनों जमातों के दरमियान डिस्कस हुई थी, जिस पर बहुत सारे मामला तय हुए थे, वो मेरे इल्म में हैं।
तो अगर कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी तो उस पर अमल दरामद करने के वो भी पाबंद हैं, और जिनकी जिम्मेदारी हमने ली थी उस पर हम भी पाबंद हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कहीं कुछ तयशुदा चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होगा तो हमारा तो ये हक है कि हम बात करें, उस पर आवाज़ उठाएं, और फिर ज़ाहिर है कि अगर कहीं यकीन दहानी कराई जाती है कि हम चीज़ों पर अमल दरामद करेंगे तो फिर वो बातें ठीक हो जाती हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि हम बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, बच्चों की तरह कहीं बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आज भी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इश्यूज़ नहीं है कि जो हल ना हो सकते हों, वो हल हो जाएंगे और उसमें बात आगे चलती रहेगी इसी तरह से। ठीक, बिलाल साहब आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? जी, मैं इस पे आप हाँ जी, एक दो बातें की मैं दोनों को ज़रा जी थैंक यू। एक तो जी देखिए, जो सईद गनी साहब ने जो बातें की हैं ना जी, पहली बात तो ये मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तफाक करूँगा कि ये एक इल्हाक है, पॉलिटिकल अलायंस है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN, और दोनों एंड्स पे जो भी एग्रीमेंट के पहलू पूरे करने वाले हैं वो दोनों साइडों ने पूरे करने हैं। और यकीनन इस तरह के अलायंस के अंदर कहीं वर्किंग की सतह पे या कहीं इम्प्लीमेंटेशन के कहीं कोई इश्यूज़ आते हैं तो ये एक डायलॉग 16 माह की हुकूमत के दौरान भी एक बड़ी मेच्योरिटी के साथ एक पॉलिटिकल एलायंस की गवर्नमेंट चली। और आज भी हालांकि पीपल्स पार्टी उस तरह कैबिनेट में नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी के साथ एक अलायंस के नतीजे में एक गवर्नमेंट कायम है। तो उसमें ये जहाँ पे इश्यूज़ आते रहते हैं ये कांस्टेंट डायलॉग चलता रहता है और इश्यूज़ का रेजोल्यूशन भी चलता रहता है, और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। 16 माह की हुकूमत बहुत मुश्किल हालात में, मुआशी और पॉलिटिकल मुश्किल हालात के अंदर, जब कोई नहीं समझता था कि इतनी बड़ी अलायंस चल सकेगी, तो मुश्किल हालात में चली भी और मुश्किल फैसले भी लिए उस अलायंस ने। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये भी आगे इसी तरह इसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ मामला चलेंगे। जहाँ तक बिजली के बिल का मामला नहीं जी, मैं वहाँ पर ज़रा वजाहत एक ज़रूर करना चाहूँगा, फैक्चुअल वजाहत। देखिए, इसके 3 पहलू हैं। जो सईद गनी साहब बात करें ना, क्योंकि मैं 1-2 और शोज़ में भी मैंने ये बात सुनी है, इनसे कोई इनकारी नहीं है कि एक मुस्तकिल टैरिफ के अंदर रिडक्शन के ऊपर भी काम होना चाहिए, और ये काम हो रहा है, मगर ये काम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये भी हो रहा है, वो भी होगा इंशाल्लाह। और इसका मकसद क्या है? देखिए, पहले 0 से 200 यूनिट तक के सारिफीन को जो शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया, जिसके इम्पैक्ट के बारे में सईद गनी साहब ने बात की, उसका इम्पैक्ट ये है कि जो बिजली के नरखों में इजाफा होना था, जिससे 0 से 200 यूनिट तक के सारिफीन, जो पाकिस्तान के 86% घर हैं, 86% आपके पाकिस्तान के सारिफीन हैं, उनके बिजली के बिलों में कोई इजाफा नहीं हुआ, और जो रियायती रेट उनको पहले से मिलता रहा है वो बरकरार रहा है, उसमें 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। अगर वो इजाफा होता तो यकीनन मजीद बोझ आता। दूसरा, आप that was again a short term relief. that was for 3 months जी। तो वो पहले इस माली साल के पहले 3 माह के लिए तो वो 50 रुपए नहीं, मंथली बेस पे नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ ये भी है और वो भी है जो सईद गनी साहब। दूसरा रिलीफ वो है जो पंजाब हुकूमत ने किया है, वो ये कहती है कि 0 से 200 यूनिट के लोगों को ये सारिफीन को ये रिलीफ मिल गया, मगर 200 से 500 यूनिट तक की भी कैटेगरी है जो कि लो मिडिल क्लास और मिडिल इनकम क्लास है, उनको हम मदद करने के लिए पंजाब हुकूमत अपने बजट में से 45 अरब रुपए वक्फ कर रही है कि अगले 2 महीनों के लिए हम उनके बिलों का 14 रुपए की हद तक हम उनका बिल अदा कर दें। ये 2 हो गए जिसे आप कह रहे हैं टेम्परेरी रिलीफ या शॉर्ट टर्म रिलीफ। साथ ही साथ वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मुशावरत के साथ एक ऐसी चीज़ों पे, एक ऐसे सोल्यूशन पे काम कर रही है कि किस तरह फौरी तौर पर हम एक परमानेंट रिडक्शन इन टैरिफ ला सकें। बिजली के नर्क के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, कैपेसिटी मेजरमेंट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, दीगर चीज़ें होती हैं। उन कंपोनेंट्स को देख के देखा जा रहा है कि कहाँ पे एक लमसम रकम इस्तेमाल करके या कोई और तरीका निकाल के किस तरह परमानेंटली टैरिफ को रिड्यूस किया जा सके, ताकि 2-3 महीने का नहीं मुस्तकिल रिडक्शन आए। इस पे भी काम हो रहा है। तो ये फैसला ये नहीं था या ये करें या वो करें, वो भी काम हो रहा है। और आखिर में जो बिजली के सेक्टर के अंदर मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं इस्लाहात के लिए, जिससे ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, जिसमें ट्रांसमिशन का निजाम बेहतर करना, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस कम करना, जनरेशन कॉस्ट कम करना, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये सब चीजें साथ साथ हो रही हैं। ए या बी की बात नहीं है, ए एंड बी की बात है जी। ओके, इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। आई होप कि सईद गनी वुड बाय दैट। लेकिन पीपल्स पार्टी का इसमें एक और एलिमेंट भी है, वो कहते हैं कि आप सुबाइयत को हवा दे रहे हैं। इसको जरा आगे चल के एड्रेस कीजिएगा। प्रोग्राम में डिस्कशन अभी जारी है, कुछ मजीद सवाल भी करने हैं, बट एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर उमर न्याई साहब, कमिंग बैक टू अगेन PTI, अगर आप इस मामले पे कुछ कमेंट करना चाहें तो इस वाला तो जी देखें, ये दोनों कोर इशू जो टेक माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एज वेल, कि क्या PTI अब एक टूथलेस टाइगर या हेडलेस चिकन के तौर पे जमात बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, ये देखें, PTI जो है ना इतनी बड़ी हो चुकी है। देखें, उसमें
प्रॉब्लम्स तो नज़र आएंगे, मगर ये जो 8 फरवरी वाले इलेक्शन ने जो पीटीआई को जिस तरह से आज़ाद किया है, ये चीज़ पहले कभी किसी ने विटनेस ही नहीं की थी। देखें, आप पहले लीडरशिप की तरफ देखते थे इन द पास्ट, हमने इस इलेक्शन रिजल्ट्स में देखा है कि बड़े बड़े बुर्ज आम लोगों ने उल्टाए हैं। और साउथ के आप रिज़ल्ट उठा के देखें, ऐसे ऐसे बंदे जीत गए हैं जिनके फर्स्ट टाइम इलेक्शन था, और इलेक्शन भी उन्होंने ऐसे कंटेस्ट किया कि हल्कों में जा नहीं सकते थे। इसमें भी इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम में कह रही हूँ कि जनरल फैज़ ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बहुत से हल्कों में आप लोगों को जितवाया। और उमर अय्यूब के हल्के पर भी सवाल आते हैं। अच्छा, नहीं देखें, वो उस वक्त कोई किसी पोजीशन में थे जिस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे थे। देखें, 8 फरवरी का इलेक्शन आप देखें, आपने एक हिस्ट्री विटनेस की है। कभी नहीं हुआ कि एक औरत उठे, ठीक है ना, वो एक शुगर मिल के ओनर को हरा दे, ठीक है ना, जिसका वो हल्का भी ना हो, वो वहाँ की रेजिडेंट भी ना हो। इस तरह की चेंज आई है, इस तरह के लोग जीत के आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जहाँ तक अब इनका जो बात हो रही थी उसमें मैं थोड़ा सा, देखें, प्राइमरी टारगेट को हिट नहीं करेंगे ना, ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, आप कहें कि जी ये शॉर्ट टर्म नहीं 2 महीने लॉन्ग टर्म होता है, इस डिबेट का पढ़ने का फ़ायदा नहीं। कोर इशू क्या है, देखें 2017 तक आपने IPPs लगाई हैं, आखिरी IPPs 2017 में लगी हैं। हबको को बीच में ऐड किया आपने चाइना के साथ, वो आपने क्यों लगाए, आपकी क्या ज़रूरत थी? देखें, आपकी इस वक्त आपने जो मुआहदे साइन किए हुए हैं, जो जिसकी वजह से आपको कैपेसिटी चार्जेस पड़ रहे हैं, वो मुआहदे क्या हैं? वो कहते हैं कि 28,000 मेगावाट आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। मगर जो मुआहदे साइन कर रहे थे उस वक्त उन्होंने देखा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है, आज भी आप 21,000 मेगावाट से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, तो वो 7,000 की कॉस्ट ये अवाम क्यों पे कर रही है? साहब बता रहे हैं ना कि हम वो सारी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो तो एहतसाब होना चाहिए ना जी। उस 7,000 मेगावाट के ओवर 2017 ऑनवर्ड्स जो हमने कॉस्ट पे की है, वो क्यों पे की है? PMLN का ये भी इल्ज़ाम है, आप मैं आई कैन एड्रेस दिस, मगर आप कर लीजिए, फिर आई कैन एड्रेस। ये भी इल्ज़ाम है कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो ठीक करना था वो 2018 ऑनवर्ड्स पीटीआई की हुकूमत ने नहीं किया। इसके दो पहलू हैं, बिल्कुल। एक आपकी डिमांड किधर खड़ी है? देखें, आप अभी 21,000 से भी नीचे खड़े हैं, बात है 28,000 के एग्रीमेंट ट्रांसमिशन का, तो तब आप हमें ब्लेम दें कि डिमांड आगे हो, डिमांड तो है ही नहीं। तो डिमांड ना होने का भी जी एक अच्छा सवाल है। अगर उसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे मुल्क रहा होता जहाँ पे 2018 में 2017 में मुल्क छोड़ के गए थे, एक स्पेसिफिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को, जिसको वर्ल्ड बैंक, ADB सारे लोग उस टाइम पे 2020 तक भी एक सर्टेन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और इकोनॉमिक एक्टिविटी को मुल्क में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो उस बुनियाद पे वो ग्रोथ भी रहती। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया कि यकीनन एक जनरेशन कैपेसिटी, और आपको याद होगा 2013 के अंदर 20-20 घंटे लोड शेडिंग, नवाज शरीफ साहब की इस हुकूमत ने आके कारखाने लगा के लोड शेडिंग का खात्मा किया, और आगे इस जनरेशन कैपेसिटी को जिसे कहते हैं आप उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांसमिशन निज़ाम के अंदर 18 से आगे वो सारी इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट्स भी आनी थी जो काम होना था ना। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी धचका लगा इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, ट्रांसमिशन निज़ाम में भी बेहतरी नहीं आई, और जहां पे आपको सस्ता फ्यूल खरीदने का मौका मिला, जिस तरह LNG सस्ती तरीन आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेने का मौका मिला कोविड के दौरान, उसको इसलिए ठुकराया गया ताकि फर्नेस ऑयल की लॉबियों को खुश किया जाए, तो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मगर इसके बावजूद जो मैंने आपको मेजर्स बताए, आज हुकूमत काम कर रही है ताकि इन इश्यूज को डील करेगी। उमर साहब देखें, डिस्पाइट कोविड हमने जब गवर्नमेंट छोड़ी, नियरली 6% का ग्रोथ रेट का टारगेट था, ठीक है। 6 यूनिट्स खुले, फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवैम्प हुई, आज 100 से ज़्यादा यूनिट बंद हुआ है, वो इनके टेन्योर में बंद हुए, और 2 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें अफेक्ट हुई हैं। ख़ानदान देखें, उसका सोशल इम्पैक्ट देखें कितना बुरा। PDM ये 1 में, ठीक है, PDM 2 में आज ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन दे रहे हैं 2.5%। 2.5% भी दें तो वो तो आपके इन्फ्लेशन रेट ही नहीं कवर करता। इन्फ्लेशन रेट भी कोट कर सकते हैं, कितने पे छोड़ के गए आप, और फिर 38 पे कौन लेकर गया, वो सारे मामला बिल्कुल उस पे नहीं जाए। मगर जो आज कोर इशू है, देखें लोग अवाम इतने तंग हो गए हैं कि देखें एक मंथ की जो सैलरी बंदा ले रहा है, 72% ऑफ जो पब्लिक वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती उस एक महीने की सैलरी में गुजारा करे। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, आज कराची में जो डायरेक्ट डकैती, स्नैचिंग वगैरह के इंसिडेंट है वो 2000 प्लस पर डे हो गए हैं। लाहौर में ये फिगर 1000 प्लस डे की है। इस्लामाबाद की विसिनिटी में, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, यहाँ 300 से प्लस वारदातें रोज़ की दिन में हो रही है। जब इतना बड़ी अफरा तफरी हो रही हो, जरा KP की गवर्नेंस के फिगर्स बिल्कुल उस पर बात करें। देखें, आपके तो अरबाब शहजाद साहब ने खुद आप लोगों को चार्जशीट कर दिया। देखें,
بالکل آپ اس فگرز پہ بالکل کوٹ کریں، مگر کے پی کے کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا کام جو کیا، جو دیکھیں آپ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں، پروجیکٹ شروع کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، آپ شروع کریں اسے سپریڈ کر دیں 10 سال میں، اس سے کیا ہوتا ہے جو انیشل کاسٹ ہے کدھر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے۔ آج ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ انہی پروجیکٹس کو ایک سال پہ لے کے آئے ہیں، جو ڈسپرسمنٹ کرنی تھی 3 سال میں انہیں ایک سال پہ لے کے آئے اس بجٹ میں، تاکہ عوام کا پیسہ بچایا جائے۔ رائٹ، سید حنیف صاحب، اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت اندرونی حالات ہیں جو کہ ان کے آج کے جلسے کی منسوخی سے مزید کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کا ایک بہت بڑا خلا ہے، ویکیوم موجود ہے، اتنا ویکیوم، اور آپ کا جو ایک پیپلز پارٹی کا ایک کوشچنیبل کنڈکٹ کہ پی ایم ایل این بھی الزام لگانے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی بی ٹیم کے طور پہ آپریٹ کر رہی ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طرح کوئی سوچ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے۔ مجھے نہیں پتا کس نے یہ بات کہی ہے، سب پنجاب کے وزیر الزام لگا رہے ہیں کے حوالے سے۔ سچی بات ہے، پہلے تو مجھے سچی بات ہے حیرت ہوئی کہ عمیر نیازی صاحب کم از کم جو بات کر رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو ہر شخص کو کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی میں شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بلا شبہ ایک اندرونی خلفشار کا شکار ہے، اور جن لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے ناراض ہوتے ہیں، وہ ان کو آگے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اندرونی لڑائیاں جو ہیں پی ٹی آئی کی وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں ان کے اپنے کام کو۔ لیڈرشپ کا جیل میں ہونا یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں انوکھی بات نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان چیزوں سے گزرے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 1977 سے لے کے جا کے دور حکومت جب تک مارشل لا تھا 85 تک ہم نے بہت اچھی طرح سروائیو کیا ہے، لیکن اس وقت بھی ہوا یہ تھا کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی، تو بینظیر بھٹو صاحبہ سامنے آ گئے، تو کم از کم کسی کو ایک لیڈرشپ کا رول دیا گیا۔ ٹھیک، پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ وہ شاید عمران خان صاحب کسی ایک شخص کو جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول دینے میں شاید خود ہی تیار نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی کسی کو آگے لاتے ہیں، کبھی کسی کو لاتے ہیں۔ ہر شخص جو ملاقات کر کے آتا ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہے، اس لیے یہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ منظم نہ تو خیر پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب شاید بہت زیادہ بد نظمی ان کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ رائٹ، سید حنیف صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے کمنٹ کے لیے۔ آئی وش کہ وی ہیڈ مور ٹائم، تو اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھایا جا سکتا تھا، بٹ ٹائم کا ریسٹرینٹ ہے، سو آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا پروگرام ہیئر۔ ونس اگین سید حنیف صاحب بہت شکریہ، بلال ازکیانی صاحب، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ I'll see you inshallah Monday 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔